वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 2 वन्य एवं वन जीवन संसाधन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी थ्योरी देख ली है। इसका पीडीएफ और इसकी थ्योरी दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुविकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कि क्या कहा जा रहा है उसे हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण है। क्वेश्चन का अर्थ है कि मतलब इसमें से चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं क ख ग घ, इसमें से कौन सी टिप्पणी है जो प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जगत के लिए ह्रास का कारण जो है, मतलब ह्रास आप समझ लीजिए जी नीचा स्तर जो हो गया, गिरने के स्तर को हम बोलते हैं। जिसमें कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, कृषि प्रसार, वृहत स्तरीय विकास परियोजना, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। अब चलिए हम इसको समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति इससे क्या हानि होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मतलब जितने भी जानवर वगैरह होते हैं उसे किसान या फिर अन्य लोग जो पशुपालन करते हैं वो इसे चरने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। और ये जानवर जो होते हैं वो जो पहली फसल होती है ऊपर जिसमें कि सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है घासों में के नीचे जड़ों पर यह पहली परत होती है मिट्टी की जो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, इनको जो है पशु जैसे कि गाय भैंस बकरी इनको भी चढ़ जाता है। मतलब यहाँ जो उर्वरक होता है, भूमि की उर्वरता होती है पहली जो मिट्टी में पाई जाती है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, यह पशु जो है वो चढ़ जाते हैं जिस कारण जो है प्राकृतिक वनस्पति को हानि पहुंचाते हैं। और इसके अलावा जो मतलब मनुष्य अपने ज़रूरत के लिए लकड़ी सब प्रयोग करता है, जैसे कि पेड़ों को काट कर घर बनाने में या फर्नीचर बनाने में प्रयोग करता है, तो इससे ईंधन के लिए जलावन के लिए भी लकड़ी जो है वो एकत्रित की जाती है जो प्राणी जगत के लिए जो है ह्रास का कारण। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे कट जाएंगे तो सबसे बड़ा बात तो यही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन का एक बड़ा स्रोत है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैस को लेकर हमें ऑक्सीजन कौन देगा। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो वर्षा में भी सहायक होते हैं। तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा, पशु चारण ईंधन लकड़ी एकत्रित करना क्या है, प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका जो है समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, वन्य जीवन पशु विहार का परिसीमन। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसका अर्थ है कि इनमें से कौन सा ऐसा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता। मतलब कोई भी जो है हम संरक्षण करते हैं उसमें यह सीधी भागीदारी नहीं निभाता है। वन्य जीव एवं पशु विहार का परिसीमन जो है किसी भी तरीके से संरक्षण नहीं करता है। अब चलिए हम समझते हैं आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मिलान करने के लिए आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्राणियों और पौधे एवं उनके अस्तित्व का वर्ग से मिलाप करें। आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनका जो है अस्तित्व वर्ग में से क्या करना है, इनको चुनना है यानी कि मिलान करना है। तो इसमें काला हिरन, आप सब ऑप्शन को पढ़े आपको आसानी से इनमें पता चल जाएंगे कि इनमें कौन से ऑप्शन होने चाहिए। काला हिरन का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया आपको संकटग्रस्त, मतलब काला हिरन जो है अभी संकटग्रस्त है। तो आप इसका मिलान कर लें। आप अपने नोटबुक या फिर कॉपी में भी इसे टिक कर सकते हैं। तो काला हिरन का संकटग्रस्त हो जाएगा। एशियाई हाथी जो है इसका सुवेद हो जाएगा, इसका अस्तित्व वर्ग जो है ये सुवेद है। और अंडमान जंगली सुअर, अंडमान जंगली सुअर का आपको हो जाएगा सुवेद, इसका हो गया स्थानिक। सुवेद तो हमने देख लिया एशियाई हाथी का, और अंडमान जंगली सुअर का स्थानिक हो जाएगा। और हिमालयन भूरा भालू जो है इसका हो जाएगा दुर्लभ। और गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है इसका हो जाएगा लुप्त। वैसे आपको इसका पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार टिक कर लें। और पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दिया गया। तो काला हिरन का हो जाएगा संकटग्रस्त, एशियाई हाथी का सुवेद, अंडमान जंगली सुअर का स्थानिक, हिमालयन भूरा भालू का दुर्लभ, और गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है उसका आंसर हो जाएगा लुप्त। आप चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से मेल करें। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आरक्षित वन के बारे में, रक्षित वन के बारे में और अवर्गीकृत वन के बारे में। तो आरक्षित वन कौन होते हैं, वन्य और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन। चलिए इसका मतलब हम समझ लें कि जो भी वन मतलब है हमारे पास उसमें से बहुत सारे ऐसे पेड़ प्रजातियां हैं
जो अब हमें देखने को नहीं मिलती है, धीरे धीरे जो है विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए हमें इसे संरक्षित करना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और वन्य जीवन संसाधन संरक्षण की दृष्टि से ये क्या होते हैं, सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं। उन पौधों को जो है रिसर्च करके और बहुत सारे एक्ट वगैरह बना के, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत सारे पेड़ पौधों के नियमों के बारे में जाना था। सरकार जो है इस तरीके के बहुत सारे वन प्रावधान बना रही है, जिसके अंतर्गत जो है हम क्या कर सकते हैं, वनों को हम बचा के रख सकते हैं। अब चलिए रक्षित वन पे चलते हैं। रक्षित वन का हो जाएगा वन भूमि और अधिक क्षरण से बचाई जाती है। जितने भी रक्षित वन हैं वहाँ पे केमिकल का प्रयोग कम किया जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। किसी भी तरीके से पशु जो है वो भूमि को नहीं चढ़ जाए और पेड़ पौधों की कटाई उन जगहों पर नहीं हो। इनको हम रक्षित वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। अवर्गीकृत भूमि वे हो गई सरकार, व्यक्तियों के, निजी और समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि। मतलब अवर्गीकृत भूमि जिस पर सरकार का अपना स्थायित्व होता है, अपना अधिकार होता है, और कुछ व्यक्तियों का भी उनकी निजी संपत्ति होती है उनकी भूमि, और समुदायों के अधीन होते हैं। जैसे कि आप मंदिर के बारे में जान लीजिए, वो सामुदायिक भूमि है। विद्यालय का बनना वो भी सामुदायिक भूमि है। या अन्य बहुत सारे पूजा स्थल या फिर प्ले ग्राउंड जो मैदान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अवर्गीकृत भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि जैव विविधता क्या है। इसका आंसर 30 शब्दों में देना है। जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता वन्य जीवन और फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैव विविधता यानी कि मनुष्य हो गया, आपको फिर जानवर, पेड़ पौधे, मतलब पूरी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं जो जीवित अवस्था में है, उसको हम जैव विविधता की श्रेणी में रखते हैं। और यह क्या है, तो मानव जीवन का यह प्रतीक है, क्योंकि यह सभी चीजें जो होती हैं एक दूसरे पे किसी न किसी तरीके से निर्भर होती हैं। क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने फूड चेन के बारे में भी जाना था कि जो फूड चेन होते हैं, जैसे कि प्लांट वगैरह होता है तो उसको कौन खा जाता है, हिरन, और हिरन को जो है वो कौन खा जाता है, शेर। तो इसी तरीके से यह जो है प्रक्रिया चलते रहती है, जिसको हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। और किसी न किसी तरीके से क्या होता है कि जैव विविधता जो है एक दूसरे पर निर्भर होती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हिरन जो है वो पेड़ पौधे नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, अगर शेर जो है वो हिरणों को नहीं खाएंगे तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। यही फूड चेन जो है चलते रहता है और प्रकृति के नियम को बनाए रखता है। और यह मनुष्य के लिए और जानवरों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम कहें तो मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति और जानवरों पर ही निर्भर रहता है। खाने पीने के सामान या फिर पहनने या फिर रहने का आवास यहीं से प्राप्त होते हैं। इन्हें जितने भी हम खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं वो हम सब पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। उसके अलावा मांस, मछली, दूध, अंडा ये हमको जानवरों से मिल जाते हैं। तो हमने जाना कि जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव इस पर पूरी तरीके से निर्भर होता है और यह मानव की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करती है। उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव की क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण है। मानवीय क्रियाएं निम्न प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का कारण है। चलिए हम इसे समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा करता है। मतलब जितनी आवश्यकता उसकी होनी चाहिए उससे अधिक वो क्या करता है, इसका दोहन करता है। यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदुएं दी गई हैं जिनको हम समझते हुए चलते हैं। मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर सभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों को अंधाधुंध काटता है, तो इससे वनस्पति नष्ट होती है और साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। अब चलिए हम जाने इस पहले पॉइंट को कि मानव जो है वो लकड़ी का तो उपयोग करता ही है। लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में या फिर घर बनाने में या फर्नीचर बनाने में वो अंधाधुंध जंगलों की कटाई करते जा रहा है। और इसके साथ साथ रहने के स्थान के लिए भी उसे जो स्थान प्राप्त होता है वहां से भी वो वनों की कटाई करता है, जिस कारण किसी न किसी तरीके से वो जो जानवर जंगल में रहते हैं उनके घर को वो छीनता जा रहा है। और ज्यादा पेड़ का कटना जो है वो हमारे लिए हानिकारक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो पेड़ पौधे होते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु क्या है, जब उद्योग खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तो भूमि प्रदूषित होती है। मानव अपने दैनिक क्रियाकलाप से भी वातावरण को हर दिन प्रदूषित करता है। मान लीजिए कि पूरी दुनिया अगर इसी तरीके से कचरे को फेंकती है धरती पर तो धरती हमारी प्रदूषित होती है। धरती हमें रहने के लिए स्थान देती है और खाने के लिए भोजन वगैरह भी देती है। तो इस धरती को मनुष्य अपने क्रियाकलाप के द्वारा प्रदूषित करता है। जैसे कि डेली नाले से निकलने वाले जो गंदे जल होते हैं, मल, वो नालियों के द्वारा जो है बड़े नालियों में मिल जाते हैं, नदी भी प्रदूषित होती है। और भूमि पर मनुष्य बहुत तरीके के कचरे को फेंकता है। बहुत तरीके जो केमिकल वगैरह होते हैं फैक्ट्रियों से निकलने वाले, उनको यूं ही मनुष्य जो है वो भूमि पर फेंक देता है, जिस कारण जो है भूमि प्रदूषित होता है।
वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा, जैसे वर्षा का कम होना। हमने जाना कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं, और हमने यह भी जाना कि पेड़ पौधों के अलावा जो मतलब वर्षा के अलावा जो है पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों में सहायक होते हैं। मानव उन पे पूर्ण तरीके से निर्भर है। जहाँ यह ऑक्सीजन का बड़ा स्रोत है, वहीं यह वर्षा का भी एक बहुत बड़ा साधन है। वायुमंडल में वातावरण को संयमित रखने के लिए पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। आज पेड़ पौधों के ज़्यादा कटने के कारण जिस समय वर्षा का सीजन होता है उस समय वर्षा हमें पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती है, जिसका कारण पेड़ों का कटना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए अनेक पेड़ जो है वो दिन प्रतिदिन काटे जा रहा है, जिस कारण यह हम ही लोगों के लिए नुकसान साबित हो रही है। पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इनसे प्राकृतिक वनस्पति पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बंजर हो जाता है। बहुत सारी मात्रा में जो किसान होते हैं और जो पशुपालक होते हैं वे अपने पशुओं को चराने के लिए फील्ड में छोड़ देते हैं, उस स्थान पर जहाँ पे छोटी छोटी घासें होती हैं। उन्हें यह नहीं पता होता है कि घास की जो पहली परत होती है उसमें ह्यूमस पाया जाता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से उसी में होती है। अगर नित्य प्रतिदिन पशुओं को वहाँ चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पहली परत को चबा जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है और यह बंजर हो जाती है और वो फिर किसी के लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। तो हमने बहुत सारी मुख्य बिंदुओं को जाना जिस कारण मानव अपने क्रियाकलाप से किस तरीके से धरती को प्रदूषित करता है। अब चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका आपको 120 शब्दों में आंसर देना है। भारत में विभिन्न समुदायों में किस प्रकार के वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान दिया है, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भारत में वन्य जीवन रक्षण और रक्षण के लिए विभिन्न समुदायों में इस प्रकार का योगदान दिया। चलिए हम समझे कि पहला यहाँ दिया गया है कि राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाले खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य को समझना होगा, मतलब यहाँ पे जैसे कि वन के बारे में, पृथ्वी के बारे में, चाहे जो कुछ भी है जो आज ह्रास का कारण है, मतलब इसकी स्थिति गिरते जा रही है और भविष्य में हमें यह नहीं मिलेंगे। अगर हम प्रत्येक मनुष्य इनकी जरूरत को नहीं समझे तो हम इनको नहीं बचा सकते हैं। कहने का यही अर्थ है कि देखिए राजस्थान के लोगों ने अपनी स्थिति को समझा और वहाँ पे उन लोगों ने सरकार का विरोध किया जो मनुष्य अपने फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे जमीन को और बाघ को मार रहे थे। तो राजस्थान के लोगों ने क्या किया, सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र बनाया, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो खनन हो रहा था वहाँ पे विरोध किया गया कि आप यहाँ खनन न करें, यह जो स्थान है यह बाघों का रिजर्व स्थान है। तो इस तरीके से उन्होंने मिलजुल कर वन्य जीवन संसाधन की रक्षा की। दूसरा पॉइंट है हिमालय के क्षेत्र में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया। आपने चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा। यह जो छोटी सी कहानी है, यह सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उन्हें पेड़ पौधों से काफ़ी ज़्यादा प्यार था, वो बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी की और जब वो पढ़ाई कर कर अपने गांव वापस लौटे तो वहाँ उन्होंने देखा कि अंग्रेज अधिकारी जो हैं पेड़ों को काटे जा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए और पेड़ को कटने से बचा लिया। ये तो हमने सुना हिमालय के क्षेत्र में चिपको आंदोलन और राजस्थान में सरिस्का बांध योजना के बारे में। अब चलिए तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गाँव ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि में भैरवदेव डाकब सेंचुरी बनाई है, जहाँ पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगाई है। राजस्थान के ही सरिस्का बांध रिजर्व के अंतर्गत जो है एक और जगह है जहाँ पे अलवर जिला है, वहाँ पे गांव के लोगों ने ही मिलकर क्या किया, तो 1200 हेक्टेयर भूमि एक बनवाई, जहाँ पर वहाँ पे कड़े कानून बनाकर वहीं के लोगों ने क्या किया, बाहरी घुसपैठ पर रोक लगाई और उन्हें यहाँ पे आने से वर्जित कर दिया कि वो किसी भी तरीके से इस स्थान को प्रदूषित नहीं करें। अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, जैसे कि पीपल और वट। चलिए इसके बारे में हम जानें कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शुरू से ही पौधों का विशेष महत्व रहा है। यहाँ के लोगों ने शुरू से ही जो है पेड़ पौधों को देवी देवताओं का स्थान माना। जैसे हम नीम के पेड़ की पूजा करते हैं, उसके अलावा तुलसी माँ की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और आम के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके पीछे कारण क्या है, तो इनके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है कि पेड़ों को कटने से बचाना, क्योंकि मनुष्य सर्वप्रथम जो है देवी देवताओं को अत्यधिक मान्यता देता है और वो किसी भी तरीके से इन पेड़ों को ह्रास नहीं पहुंचाएगा। और ये जो भी पेड़ है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी पेड़ का अमूल्य योगदान हमारे जीवन में। तो इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं में जो पेड़ पौधे हैं उनको देवी देवताओं का स्थान माना जाता था, ताकि पेड़ पौधों को कटने से बचाया जा सके। और आज भी हम बहुत जगह जो है यह पवित्र नियम मानकर इन पेड़ पौधों की पूजा करते हैं।
भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं और इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि नाग और शिव के साथ, मोर और कृष्ण के साथ, और लंगूर व बंदर को हनुमान जी के साथ। चलिए हम इस बात को जाने कि हमसे यह चीज़ें छुपी नहीं रही हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का भी शिकार करता है नित्य प्रतिदिन। मतलब मनुष्य अपनी क्रियाकलापों से जानवरों को भी हरास करता है, पेड़ पौधों को भी। तो जानवर को भी मनुष्य मतलब बहुत सारे प्राचीन साहित्यों में जानवरों को भी जो है देवी देवताओं से जोड़ा गया, जैसे कि हम बैलों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कुत्ते को हम लोग भैरव बाबा मानते हैं, और जो बंदर है उसे हम हनुमान जी मानते हैं, और नाग देवता की भी पूजा करते हैं, और शंकर भगवान के द्वारा जो उनके गले में लपेटे जाने के कारण जो है हम नाग पंचमी का भी व्रत करते हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ हम जानवरों को बचा सकें, उनके जीवन से खिलवाड़ न करें, क्योंकि उनका भी जीवन होता है, उन्हें यूं ही नहीं हम मार सकते हैं। इसीलिए और बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मोर पंख जो है कृष्ण भगवान धारण करते थे, तो उसका अर्थ है कि मोर की भी हम पूजा करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे देवी देवताओं के साथ नाम जोड़कर हम इन सारे जानवरों को बचा सकते हैं। भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में देवी देवताओं को समर्पित करने पर उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों में इसे बनी कहा जाता है। मतलब राजस्थान में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की, जानवरों की, और इसको राजस्थान में बनी के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। वन्य और वन जीवन संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध लिखें। भारत में वन्य जीवन और जीवी सहयोगी में रीति रिवाज पर निबंध है। आप भी इसे अपने मन से लिख सकते हैं पढ़कर, वैसे सुन लीजिए। भारत में जनजातीय लोग प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं। उन्हें इसे विश्वास में विभिन्न वनों के मूल्य और कौमे रूप में बचाकर रखा जाता है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन्हीं भाग में या तो वन के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग घुसते हैं और न ही किसी को छेड़छाड़ करने देते हैं। मतलब बहुत से जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग, वो लोग क्या करते हैं, तो एक तरीके से पूरा वन का क्षेत्र बनाए हुए हैं और उसे देवी देवता का आवास मानते हैं। इसके पीछे जैसे कि हम लोग अगर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो उससे भी बहुत सारे वन जुड़े हुए हैं। आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो उसका एक नाम हम बता देते हैं। निधि वन जो है उसे पूरा जो है वो राधा कृष्ण का एक स्थान माना जाता है, जहाँ उसे पूजा जाता है, और किसी भी तरीके से बाहरी घुसपैठियों को यहाँ घुसने नहीं दिया जाता है कि वे पेड़ों को हानि पहुंचा सके। इस तरीके से बहुत से आदिवासी जो हैं अलग अलग तरीके के वनों और अलग अलग तरीके के जंगलों को देवी देवता का स्थान बनाकर लोगों को यहाँ घुसने नहीं देते हैं, लोगों को जंगल की सफाई नहीं करने देते हैं। ये वन्य जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है जो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आपको यह देखने को मिलेंगी भारत में भी। कुछ समाज में कुछ विशेष पेड़ों की पूजा होती है, आदिकाल से उनका संरक्षण करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती है। चलिए ये बात तो हम जानते हैं कि हमारे घरों में भी शादी ब्याहों में जैसे आम की पेड़ की पूजा की जाती है वहाँ पे शादी के समय। तो हमने जाना कि आम के पेड़ों की पूजा रीति रिवाजों के अंतर्गत होती है। उसी तरीके से बहुत सारे मतलब भारत में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे यह पूजा की जाती है। और छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति है, वो कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं और महुआ के पेड़ों की पूजा करते हैं, और कहीं कहीं इमली के पेड़ों की भी पूजा की जाती है। इन पूजा करने का स्रोत क्या है कि पेड़ों का संरक्षण करना इनका मुख्य स्रोत होता है। कई लोग पीपल और वट की भी पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष को शनिदेव का मानते हैं, और वट सावित्री की व्रत के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। और जो है भारत समाज में उनके अनेक संस्कृति हैं। प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उनके कृति को संरक्षित करने में अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरने, पहाड़ी चोटी, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। मंदिरों या अन्य स्थल पर बंदरों को खिलाते। चलिए अब हम इसके बारे में जाने कि भारत में बहुत सारी ऐसी संस्कृति है जहाँ पे वन्य जीवन को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। अगर आप माने तो हम गंगा नदी की पूजा करते हैं, हमारे आसपास जो नदियाँ होती हैं उनकी भी हम पूजा करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा के बारे में तो हमने सुना ही, तुलसी, बरगद, पीपल, नीम, आम, इन सब पेड़ों की पूजा की जाती है। इसके अलावा हमने जाना कि जानवरों की भी पूजा की जाती है। मंदिरों में भी उनके स्थान देखे जाते हैं। कभी कभी शुभ कार्यों पर बंदरों को भोजन भी खिलाया जाता है, हनुमान जी का उन्हें भक्त बताकर या उनकी प्रतिमूर्ति बताकर। तो हमने जाना कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वन्य जीवन को बचाने का प्रयत्न प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। अब पांचवा है, राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन, चिकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जाते हैं। इनके समाज के अभिन्न अंग हैं, इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि गांव के लोगों ने एक नियम बना रखा है कि वहां के किसी भी जानवरों को वे आहत नहीं कर सकते। अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उनके विरुद्ध जो है वो विरोध करते हैं। हमने जाना इस चैप्टर को, और चलिए ये चैप्टर जो है अब समाप्त हुआ।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने इसे दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट